मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर आप लोगों का सबका वेलकम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का रिस्पांस और कमेंट्स पढ़कर। आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आती है, इसीलिए आपसे एक बात कहना चाहूंगी, इससे जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। आगे से आगे वीडियो शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता लगता रहे मुझे क्या और आगे करना है। अब क्योंकि हमारा क्लास चल रहा था इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत ज्यादा उलझा हुआ और बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक है। इसको मैं कम से कम 4 क्लास में कवर करने वाली हूँ। एक क्लास जो पहली क्लास में ऑलरेडी दे चुकी हूँ उसमें आपको मैंने बताया था अर्ली कंट्रीब्यूशन किस तरीके से 4 सेगमेंट में बांटा गया था, पूरा मैनेजमेंट थॉट्स का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था, एक अर्ली कंट्रीब्यूशन के नाम पे, एक क्लासिकल के नाम पे, नियो क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोच के नाम पे। हर एक की सेगमेंट की मैं अलग से क्लास लेने वाली हूँ। आज की क्लास में अर्ली कंट्रीब्यूशन जो कि फर्स्ट फेज था, बहुत ही स्टार्टिंग फेज था, उसकी बात करेंगे। एक्चुअली ये अर्ली कंट्रीब्यूशन वो है जो इवोल्यूशन की बात करता है, कहाँ से मैनेजमेंट थॉट का उद्भव हुआ और ये उद्भव कहाँ से हुआ, ये हमारी पार्ट नंबर 2 क्लास है और इसको हम कवर करेंगे 1700 से लेकर के 1800 शताब्दी तो करेंगे ही करेंगे, 19वीं शताब्दी तक हम आ जाएंगे, वो तो सब हम करेंगे। लेकिन आप बात को समझिए, 1700 पहले भी बहुत काम हुआ है, बीसी के अंदर बहुत सारे काम हुआ है और इन्हीं में मैं कुछ नाम जो ना भूलने वाले हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, लाइक एडम स्मिथ, जेम्स वॉट, कॉर्टेलियर, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स बेबेज और मैनी मोर। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है अर्ली कंट्रीब्यूशन के नाम पे आपको प्रोमिनेंट चीजें सारी बता पाऊं। तो शुरू करते हैं। 1700 से 1800 का जो टाइम पीरियड था वो क्या कहता था। देखो बच्चों, ये वो टाइम पीरियड था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुआ था। फैक्ट्री सिस्टम यानी जब चीजें मशीनों की काम होने लग गया था, प्रोडक्शन में मैनुअल वर्क से रिप्लेसमेंट होकर के मशीन पर फोकस होने लग गया था, थोड़ा सा काम परफेक्शन पे आ गया था और मैनुअल वर्क थोड़ा कम हो गया था। वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था जब चीजें हाथों की बजाय मशीनों से बनने लग गई थी। अब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के 5.0 फेज पे चल रहे हैं जो कि 6 फेज है। तो ये एक जो डेवलपमेंट है ये अलग से मैं आपको बताऊंगी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फेज किस तरीके से आगे बढ़ता रहा। 1.0, 2.0, 3.0, 3.50, 4.0 एंड 5.0। We are living in 5.0 from 2020, राइट। तो अब जरा बात करते हैं इसी उसमें इकोनॉमिस्ट जो हुए हैं, जो कि थ्योरिस्ट थे, उसमें ना भूलने वाला नाम है एडम स्मिथ, प्रोफेसर एडम स्मिथ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा रेवोल्यूशन इन फाइनेंशियल थॉट्स, जितने भी पैसे से रिलेटेड थॉट्स थे उसमें एक्चुअल क्रांति लाए थे एडम स्मिथ। वो बहुत ही एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने बताया था किस तरह से बाजार चलता है और किस तरीके से लेबर को हम यूज कर सकते हैं, मार्केट में प्रॉफिट एनहेंस कर सकते हैं। और जेम्स वर्ट इंजीनियर थे जिन्होंने स्टीम इंजन का जो अपना इन्वेंशन दिया था, उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री में पावर थी उसको बहुत ही सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का काम किया था और इस स्टीम इंजन की ही वजह थी कि प्रोडक्शन में बहुत तेजी से बदलाव हुआ था और बढ़ोतरी हुई थी। एक्चुअल हम ये कह सकते हैं एडम स्मिथ और जेम्स वॉट ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो आज के बिजनेस मैनेजमेंट थ्योरी का एक्चुअल बेस का काम कर गया। वो बेस था जिसके ऊपर आगे की बिल्डिंग बनती गई। बिना भूमिका के, बिना बेस के, बिना फाउंडेशन के कभी भी बिल्डिंग नहीं डेवलप हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही था कि जो एडम स्मिथ, जेम्स वॉट और बाकी जो इनके नाम में बताने वाली, उनकी कंट्रीब्यूशन को बताने वाली, इन लोगों ने जो काम किया था उसकी वजह से ही हम आज जो थॉट्स का रूप देख रहे हैं मैनेजमेंट थॉट्स का, वो इन्हीं लोगों की वजह से था। अगर मैं इनको अलग अलग से थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो एडम स्मिथ को जरा ले लेते हैं। एक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर का जो कॉन्सेप्ट था वो प्रोफेसर एडम स्मिथ का ही था। आप श्रम को विभाजित कर दीजिए, श्रम को विभाजित करेंगे तभी आप श्रम से आप अच्छी उसकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। मार्केट कंपटीशन एज अ कंट्रोलर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उसका एक्चुअल नियंत्रक अगर कोई है तो वो है मार्केट एंड कॉम्पिटिटर्स। अगर मार्केट नहीं हो, कंपटीशन नहीं हो तो आप कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो दे ही नहीं सकते। तो एडम स्मिथ का कहना था मार्केट और कॉम्पिटिटर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, जहां उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर किया, साथ ही उन्होंने ये कह दिया विशिष्ट श्रम को विशिष्टीकरण का प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए, जैसा श्रम वैसा ही उनका रेम्युनरेशन होना चाहिए। ये सारी बात कही थी एडम स्मिथ ने। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन दिया था। अब जरा मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
कंट्रीब्यूटर की बात करना चाहती हूँ। कौटिल्य नाम से अब सब लोग वाकिफ होंगे। कौटिल्य यानी चाणक्य, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। इंडिया में केरल स्टेट से एक बहुत बड़े ब्राह्मण हुए हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई नालंदा से की, तक्षशिला से की और वहां ही पे वो प्रोफेसर हुए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनका जो होल्ड था, जो पकड़ थी, वो जबरदस्त थी। चंद्रगुप्त मौर्य, मगध देश के जो साम्राज्य थे, उनके अंडर में उन्होंने जिस तरह से अपना पोर्टफोलियो संभाला था और उसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, वो ना भूलने लायक है। आज का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नेंस की जो सीख हमें एक्चुअली मिलती है, वो सब कौटिल्य की ही देन है। कौटिल्य कैसे नाम पड़ा इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी, क्योंकि एक्चुअल उनका नाम तो विष्णुगुप्त था, जो ऑफिशियल नाम था वो विष्णुगुप्त ही है, लेकिन क्योंकि कौटिल्य उनका गोत्र था तो इसलिए उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना गया। और चाणक्य क्यों कहा गया चाणक्य? क्योंकि चाणक्य वो बेटे रहे, इसलिए चाणक्य के बेटे चाणक्य हुए, इसलिए उनका कहा गया। इन्होंने पूरा काम संस्कृत में किया और संस्कृत में 380 श्लोक के अंदर उन्होंने इन सारी चीजों के बारे में बता दिया, किस तरीके से रिसर्च, किस तरीके से क्रिमिनल पे होल्ड कंट्रोल करना है, किस तरह से टैक्सेशन पॉलिसी, किस तरीके से स्टेट गवर्नेंस, किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में उन्होंने सारे सूत्र दिए थे संस्कृत में, और उसी संस्कृत से हमने इनकी सारी चीजों को समझने की कोशिश करी है। जरा देखिए, हम ये कह सकते हैं भारत में अगर अर्थशास्त्र क्या होता है? इकोनॉमी क्या है? साइंस ऑफ मनी। अर्थशास्त्र के फादर अगर किसी को कहना है वो है कौटिल्य। अगर हम ये कह सकते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर आज की आधुनिक समाज की जो अर्थशास्त्र की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उसके एक्चुअल फाउंडर अगर कोई है, दैट इज कौटिल्य। अब इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ बच्चों कि ये सब चीजें आपको नहीं पता है, आपको आगे की सारी चीजें पता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर भी पता होगा, मैकफॉर्लैंड भी पता होगा, पीटर एफ. ड्रकर भी पता होगा, हेनरी फ्योल भी पता होगा, लेकिन ये सारी चीजें नहीं पता जो कि पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं इस क्लास को बहुत गहराई से ले रही हूँ। आगे की बात करते हैं पायनियर वर्क इन स्टेट क्राफ्ट। किसी भी राज्य का संचालन कैसे करना है, इसके अंदर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। मॉडल ऑफ रूल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी राज्य पे शासन करना हो या प्रशासन करना हो, उसके ऊपर क्या मॉडल होना चाहिए, किस रूप में काम किया जाना चाहिए, उसका इन्होंने एक संरचना दी थी, एक मॉडल दिया था। सोसाइटी के वेलफेयर पे बहुत फोकस किया था। अगर आपको एक्चुअल किसी स्टेट का डेवलपमेंट करना है, यू हैव टू फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। समाज का कल्याण करे बगैर कभी भी किसी देश की अर्थव्यवस्था नहीं आगे बढ़ सकती। गुरु ऑफ गवर्नेंस, किस तरीके से गवर्नेंस किया जाना चाहिए। आज हम जिस चीज को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पे या सीएसआर के नाम पे पढ़ रहे हैं, वो सारी एक्चुअल कंसेप्ट दी गई थी कौटिल्य की तरफ से। डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, दिस इज द की ऑफ पॉलिटिक्स। किसी भी राजनीति का जो एक्चुअल सक्सेस की फैक्टर है वो है आपकी अर्थव्यवस्था कितनी तरीके से अलग अलग है। हर एक परिस्थिति में एक तरह से काम नहीं हो सकता। उस काम को हैंडल करने के लिए, परिस्थिति को हैंडल करने के लिए यू हैव टू मूव इन डाइवर्सिफिकेशन, राइट। ये कहते हैं कि एक वॉचडॉग के जैसा काम किया जाना चाहिए। किसी भी स्टेट की अगर आपको वेलफेयर करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो यू हैव टू बी एज अ वॉचडॉग। ये ही एक्चुअली आइडियोलॉजी इन्होंने डेवलप की थी। एंड फुल ऑफ डिप्लोमेटिक स्किल्स, जितनी भी कूटनीतिक के कौशल होता है उसको निपुणता देने का जो काम किया था वो कौटिल्य ने कहा था। हम तो कहते भी कौटिल्य इज अ डिप्लोमेटिक पर्सन। बहुत ही कूटनीतिज्ञ भरी उनके ज्ञान है और उससे आज भी लोग सीख रहे हैं, बहुत ही गहराई है। एंड सुपर एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्पिटेंस, उनमें जो ताकत थी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए जो एक्चुअल पोटेंशियल चाहिए वो बहुत ही सुपर था। तो कौटिल्य ने मैनेजमेंट के तहत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, अगर हम बात करेंगे टैक्सेशन पॉलिसी, अगर हम कहेंगे क्रिमिनल कंट्रोलिंग या हैंडलिंग किस तरीके से की जानी चाहिए, तो कौटिल्य का कॉन्ट्रीब्यूशन ना भूलने लायक है। अब जरा और आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात जब हुई थी वो इन लोगों की वजह से हुई थी। ये जेम्स वॉट और एडम स्मिथ से भी पुराना कंट्रीब्यूशन है कौटिल्य का। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। 1771 से लेकर के 1858 का कंट्रीब्यूशन रहा रॉबर्ट ओवेन का। रॉबर्ट ओवेन एक्चुअल ही वाज द कंसर्न फॉर वर्कर्स एंड वेलफेयर। वो भी अपने एम्प्लॉइज के लिए कंसर्न रहते थे और उनका अगर देखभाल की तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का एक रास्ता खुल जाता है। वो हमेशा ये कहते थे उनका कल्याण होना चाहिए। वो हमेशा श्रमिकों के कंसर्न रहते थे। वो मैनेजर थे डिफरेंट कॉटन मिल्स के।
बहुत सारी सूती कपड़े की जो मिलें थी उसके बहुत मालिक थे ये, और वर्किंग कंडीशन और वर्कर्स शुड बी एक्सरसाइज इन अ बेस्ट मैनर। किसी भी संस्था में अगर श्रमिकों के ऊपर और उनकी वर्किंग कंडीशंस के ऊपर किसी संस्था के संस्थापकों ने काम कर लिया तो मान के चलना उस संस्था की सफलता निश्चित है, ये ऐसा उनका मानना था। मैन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ सेकेंडरी एंड इंफीरियर टुवर्ड्स मशीन। किसी भी मशीन से इंफीरियर नहीं माना जाना चाहिए किसी भी मानव को, श्रम को, यानी उसको अच्छे से प्राइमरी फैक्टर मानना चाहिए, उसे सेकेंडरी फैक्टर नहीं मानना चाहिए। एक्चुअल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आजकल यही तो होता है, हम मशीन को प्रमोट करते हैं, उसे प्राइमरी फैक्टर मानते हैं और श्रमिक को हम सेकेंडरी फैक्टर मानते हैं, जबकि मशीन को हैंडल करने वाला व्यक्ति तो श्रमिक ही है ना, उसी को आप प्राइमरी माने। अगर ऐसा कर पाएंगे तो किसी भी संस्था की सफलता नहीं रोकी जा सकती। इसी के साथ में चार्ल्स बेबेज, ये इनका भी कंट्रीब्यूशन शानदार रहा था। 1792 से लेकर 1871 तक का इनका लाइफ पीरियड था और इन्होंने एक्चुअल सपोर्ट किया था ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च एंड मैनेजमेंट साइंस को। आज जिस मैनेजमेंट साइंस और जिस रिसर्च वर्क को, ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च वर्क को हम आज पढ़ रहे हैं, एक्चुअल बेस का काम किया था इन्होंने। वो सपोर्टर भी थे और वो ही उसको सजेस्ट भी किए थे। और आगे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें टाइम स्टडी टेक्निक्स को इन्होंने ही स्टार्ट किया था इनिशियल लेवल पर। हालांकि इनका काम इतना रिकॉग्नाइज नहीं हुआ जितना काम टेलर का रिकॉग्नाइज हुआ, पर टेलर ने अपना काम इन्हीं के काम के बेस पर आगे बढ़ाया था। तो एक्चुअल माइलस्टोन तो यही थे। आगे फोर रनर ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर, आज का जो डिजिटल कंप्यूटर है उसी के वो पूर्व कहना चाहिए फाउंडर थे वो, तो फोर रनर थे। इन्होंने ही उस डिजिटल कंप्यूटर की जो इमेजिनेशन की थी वो इन्हीं की देन है। तो चार्ल्स बेबेज के कंट्रीब्यूशन को भी हम भूल नहीं सकते। पर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इन सब महान लोगों के बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए ये क्लास आज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सजेस्टेड प्रॉफिट शेयरिंग, उन्होंने ये कहा था आप श्रमिकों को उनका वेलफेयर पर ध्यान दो, उनकी वर्किंग कंडीशंस पे ध्यान दो और उनको अच्छे से प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सेदारी दो, तब वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। अगर श्रमिकों को आपने अलग कर दिया तो अब मान के चलना आप आधी सफलता अपनी खुद ही रोक देते हैं एज अ मैनेजर। इनिशियली प्रोवाइडेड द फॉर्मुलेशन ऑफ साइंस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की जो साइंस है उसको एक्चुअल प्रारंभिक लेवल पर जो स्टार्ट किया था वो चार्ल्स बेबेज ने किया था और आफ्टरवर्ड क्रेडिट हैज बीन गिवन टू एफ.डब्ल्यू. टेलर फॉर एफिशिएंटिंग द एरिया ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनिशिएटिंग किया था उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को तो रिकॉग्नाइज कर लिया गया सब लोगों ने, लेकिन चार्ल्स बेबेज का जो एक्चुअल बेस का काम था वो शायद लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। इसीलिए आज की क्लास में मैंने आपको 5-6 लोगों के बारे में बता दिया है, एडम स्मिथ के बारे में, जेम्स वाट के बारे में, कौटिल्य के बारे में, रॉबर्ट ओवेन के बारे में, चार्ल्स बेबेज के बारे में। ये वो लोग थे जिनका कंट्रीब्यूशन अर्ली कंट्रीब्यूशन हेडिंग के तहत आता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिकल अप्रोच की, जिसमें हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, उनकी बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। इस क्लास से पहले की क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके आगे की क्लासेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के लिए इतना ही लेते हैं, आगे की क्लास के लिए और करेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।